चित्तौड़गढ़ के एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी अमृता के साथ खेत में बैठा हुआ था। हाँ, क्योंकि तुम्हारी मेहनत के साथ साथ इस खेत की जमीन में मेरे पसीने की बूंदें भी मिली हैं। नहीं अमृता, मेहनती तो तुम हो। मेरे पास जमीन भले ही कम है, लेकिन तुम्हारा साथ और तुम्हारा बड़ा दिल यही मेरी असली दौलत है। थोड़ी देर खेत का काम निपटाकर दोनों घर लौट आए। अरे हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई, घर की सारी लकड़ियां खत्म हो गई हैं। कोई बात नहीं, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल जाकर लकड़ियां काट लाऊंगा, चिंता मत करो। अगले दिन सुबह सवेरे चंदन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाला था, तभी झाड़ियों से अजीब सी आवाज आई। ये कैसी आवाज थी? उसने झाड़ियों के पास जाकर देखा तो एक घायल तोता जमीन पर गिरा कराह रहा था। हे भगवान, इस तोते को तो किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया है। शायद किसी नकली जानवर ने हमला किया होगा। बेचारे का पंख खून से लथपथ है। ओहो, काश तू बोल सकता तो बता पाता कि तुझे कहां-कहां चोट लगी है। फिलहाल तो पंख से खून बह रहा है, लेकिन जिस तरह से तू तड़प रहा है, लगता है तकलीफ कहीं और भी है। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा। कौन हो तुम और इस तोते से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं तो लकड़ियां काटने आया था, तभी इस घायल तोते को देखा। इसे देखकर दया आ गई। लगता है किसी जानवर ने हमला किया है। इसका पंख देखिए, खून से भीग गया है, लेकिन जिस तरह से यह दर्द में तड़प रहा है, मुझे लगता है कि इसे अंदर से भी कोई गंभीर चोट लगी है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके दिल में जानवरों के लिए भी इंसानियत होती है। थोड़ा रुको। इतना कहते ही साधु ने आंखें मूंदी और गूढ़ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। अचानक वहां रंग बिरंगी किरण एक फैलने लगी। चमत्कारिक ढंग से तोते का जख्म धीरे धीरे भरने लगा। उसने पंख फैलाए और फड़फड़ाने लगा। अब ये तोता तुम्हें खुद बता सकता है कि उसे तकलीफ कहाँ है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब थोड़ा आराम है। एक शेर ने मुझ पर हमला किया था। बचने के लिए मैं दूसरे पेड़ पर उड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी शेर का पंजा मेरे पंख पर लगा। मैं ठीक से उड़ नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। तभी से कंधे में बहुत चोट थी। अरे, तुम तो बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? जब साधु बाबा ने मंत्र पढ़ा, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर बोलने की शक्ति आ गई। मैंने कुछ कहा और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लगता है ये कोई चमत्कार था। अच्छा, अब ये बताओ, क्या तुम मेरे घर चलोगे? अब जब तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब तो मैं बाकी तोतों से अलग हो गया हूँ। इंसानों की तरह बात करता हूँ। उन तोतों के साथ रहकर क्या करूंगा? अब तो मैं दिन भर तुमसे बातें करूंगा। तो फिर मैं तुम्हें कोई नाम दे देता हूँ। चलो बताओ, क्या नाम रखूं? जल्दी बताओ, बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम गोलू। हाँ हाँ हाँ, गोलू अच्छा नाम है। चलो चलो, अब घर चलते हैं।
अरे चंदन, जंगल से ये तोता क्यों लेकर आए हो? चंदन ने सारी घटना अमृता को विस्तार से बताई। अमृता हैरान होकर बोली, क्या सच में ये तोता बोल सकता है? स्वयं ही पूछ लो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोलू है। चंदन ने मेरी जान बचाई है। अब मैं उसका साथी हूँ। नहीं, अब तो मैं उसके परिवार का हिस्सा हूँ। अमृता आश्चर्य में पड़ गई। समय बीतता गया, लेकिन गोलू की मौजूदगी ने घर में एक नई रौनक भर दी। वह अमृता के कामों में भी हाथ बटाने लगा। अब वह चंदन का सच्चा और प्यारा साथी बन चुका था। एक दिन गोलू बोला, चंदन, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत चलूंगा। घर में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। गोलू, खेत का काम आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। क्या करोगे वहाँ? अरे क्या मतलब, क्या मुझे कमजोर समझा है? मैं भी मेहनत करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। डर ये है कि अगर गांव वालों ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया तो न जाने क्या सोचेंगे। अरे पर जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तो क्या तुम डर गए थे? बताऊं गोलू, देखो, मैं दुनिया को जानता हूँ। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता जो तुम्हें समझ सके। अरे आज की मिट्टी तो बहुत भारी लग रही है। अब तो मैं पक्का किसान बन गया हूँ। मिट्टी के फर्क को भी पहचानने लगा हूँ। धीरे धीरे गांव में गोलू की बातें फैलने लगीं और यह चर्चा आखिरकार जमींदार चौधरी के कानों तक पहुंच गई। क्या चंदन के घर एक तोता है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ जमींदार साहब, मैं खुद उसे बोलते हुए देख और सुन चुका हूँ। पहले तो मैं डर गया था, पर वो तोता साफ साफ बोलता। अरे भैया, तो फिर उस तोते को लेकर तमाशा करना चाहिए। इससे तो अच्छी कमाई हो सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा जमींदार साहब। जमींदार की हंसी कुछ देर तक गूंजती रही, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। इस चंदन की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सब तो मेरे कर्जदार बन चुके हैं, लेकिन ये ससुरा चंदन, ये कभी झुका ही नहीं। साहब, उसकी जमीन सच में बहुत उपजाऊ है। वहां तो बंजर में भी फसल उग जाती है। इसमें मिट्टी का कोई जादू नहीं है भीमा। ये उसकी किस्मत और बुलंद सितारे हैं। लेकिन जिस दिन वो सितारे गिरेंगे, उसी दिन वो खेत मेरा होगा और चंदन मेरे कदमों में झुका होगा। देख लेना। समय यूं ही बीतने लगा। एक दिन चंदन और गोलू जब खेत से घर लौटे तो आंगन में बैठी अमृता को देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। अरे अमृता, ये कैसी खांसी है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ दिनों से खांसी हो रही है। अब तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। चंदन, इसे नजरअंदाज मत करो। किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। चंदन ने देर किए बिना गांव के अनुभवी वैद्य को बुलवा लिया। वैद्य ने अमृता की नब्ज देखी और गंभीर हो गया। चंदन, इन्हें एक विचित्र बीमारी हो गई है। अगर समय पर इलाज न किया गया तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। नहीं वैद्य जी, आप इलाज शुरू कीजिए। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से चंदन ने अपना सारा धन अमृता के इलाज में लगाना शुरू कर दिया। हफ्तों बीत गए।
और एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। चंदन घर पर चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। ऐसे उदास मत बैठो चंदन, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ऐसा मत कहो अमृता, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तो अब क्या करोगे? जो कुछ था सब तो मेरे इलाज में लग गया। अब तो बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। चंदन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा। चंदन, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे 2 भाई इसी गांव में रहते हैं और तुमसे ज्यादा संपन्न भी हैं। उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? चंदन को यह बात उचित लगी। उसी शाम वह गोलू को साथ लेकर अपने बड़े भाई केशव के घर पहुंचा। अरे ओ चंदन, आज हमारे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? भैया, अमृता की बीमारी के बारे में तो अब पूरे गांव को पता चल गया है। जो कुछ भी कमाया था सब इलाज में खर्च हो गया। अब कुछ धन की जरूरत है। तू तो जानता ही है, इस बार मेरी भी फसल बर्बाद हो गई। खुद मुझे उधार लेना पड़ रहा है, तो मैं तुझे कहां से दूं? चंदन चुप रहा, बिना कुछ कहे सिर झुकाए घर से बाहर निकल आया। अरे, वो झूठ बोल रहा था। मैंने उसके चेहरे पर साफ देखा, वो देना ही नहीं चाहता था। हाँ गोलू, जानता हूँ, लेकिन चलो, एक और भाई है बिरजू, उससे मिलते हैं। दोनों बिरजू के घर पहुंचे। बिरजू ने दरवाजा खोला और चंदन को देखकर चौंक गया। अरे चंदन, आज भाई के घर कैसे आना हुआ? भैया, अमृता बहुत बीमार है, थोड़ा धन चाहिए इलाज के लिए। अरे, बंटवारे में तुझे वैसे भी ज्यादा जमीन मिली थी, उसे बेच क्यों नहीं देता? क्या मैं कोई धन का पेड़ लगाए बैठा हूँ जो तू मांगने चला आया? झूठ मत बोलो भैया, सच तो ये है कि तुमने और केशव भैया ने मेरे हिस्से की जमीन भी हड़प ली। मुझे 6 बीघा मिलनी थी, पर मिली सिर्फ 2। निकालो इसे यहाँ से। कर्ज चाहिए तो जमींदार के पास जा, मुंह उठाकर मेरे पास मत आया कर। कैसे भाई हैं ये? एक भी मदद को तैयार नहीं। हाँ गोलू, इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे ही होते हैं, मतलबी, अपना पराया कुछ नहीं देखते। अब क्या करोगे? क्या जमींदार के पास जाओगे? मजबूरी है गोलू, मैं नहीं जाना चाहता था, इसलिए तो तुम्हारे कहने पर भाइयों के पास गया। अब बताओ, मेरे पास और क्या रास्ता बचा है? अगले दिन चंदन और गोलू जमींदार की हवेली पहुंचे। उम्मीद कम थी, लेकिन अमृता की खातिर उसने अपने आत्मसम्मान को किनारे रख दिया। मैं जानता था चंदन, एक न एक दिन तू मेरी हवेली में खुद चलकर जरूर आएगा। हाँ मालिक, जब तक इसके नसीब बुलंद थे बहुत अकड़ में चलता था। अब देखो कैसा मुरझाया हुआ खड़ा है। ए जमींदार, तुम्हें किसी की हालत का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए। ए बदजुबान तोते, तू इंसानों की तरह बोल लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि तू इंसान बन गया है, समझा? हाँ बोल चंदन, क्यों आया है? आप सब कुछ जानते हैं मालिक, मेरी पत्नी बीमार है, इलाज में सारा धन खर्च हो गया, थोड़ा धन चाहिए। अच्छा, धन चाहिए तो मेरी शर्तें सुन। ब्याज 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, जो सोने के गहने थे वो भी बेच चुका हूँ। क्यों नहीं है? तेरे पास 2 बीघा जमीन तो है, उसे गिरवी रख। अगर वक्त पर कर्ज चुका देगा तो जमीन तेरी वरना मेरी, सीधा हिसाब है। चंदन सोच में पड़ गया। उसे अपनी पत्नी का जीवन बचाना था, मगर कीमत बहुत बड़ी थी। अरे, ये तो सरासर अन्याय है। तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ऐसे तो चंदन कभी कर्ज ही नहीं चुका पाएगा। ए चंदन, पहले तो तू इस पटर पटर करने वाले पालतू तोते को यहाँ से ले जा, नहीं तो मेरा मन बदल गया तो समझ ले तेरा काम तमाम। जब से आया है पटर पटर कर रहा है, चुप कर इसे। चंदन, चलो मेरे साथ, ये कर्ज मत लो। चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा। मैं हूँ ना, बस तुम चलो तो सही। चंदन गोलू के साथ वहां से निकल गया। हवेली के भीतर जमींदार और बीमा गुस्से से उबल रहे थे। मालिक, चंदन तो हाथ से निकल गया। चिंता मत कर बेटे, मजबूरी उसे फिर खींच लाएगी, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। उधर चंदन गोलू के साथ घर पहुंचा। गोलू तुरंत वहां से चला गया। शाम तक जब वह नहीं लौटा तो चंदन और अमृता की चिंता बढ़ने लगी। गोलू अब तक क्यों नहीं आया? कहीं जमींदार ने उससे कुछ कर तो नहीं दिया? मेरा मन भी बड़ा बेचैन है। उसी वक्त दरवाजा खुला और गोलू उछलता हुआ अंदर आया। अरे, मैं जंगल गया था उन साधु महाराज को ढूंढने जिनसे मुझे बोलने की शक्ति मिली थी। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने दया करके ये जड़ी बूटी दी है। कहा है इससे बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है। गोलू ने वो जड़ी बूटी अमृता को दे दी। कुछ ही देर में अमृता की आंखों में चमक लौट आई। मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। अमृता, तुम्हारी खांसी भी गायब हो गई और गोलू, तू तो सचमुच हमारे लिए देवता बन गया। अगर तू न होता तो मैं कर्ज लेकर अपनी खेती भी खो बैठता। अब तो अमृता ठीक है, लेकिन खेत में बीज डालने के पैसे तक नहीं बचे। मैं जानता था कि अमृता के ठीक होने के बाद तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए देखो, ये रहे चमत्कारी बीज। साधु महाराज ने ही दिए हैं। अगर इन्हें बोओगे तो ऐसी फसल उगेगी जो पूरे राज्य में किसी ने न उगाई हो, और सबसे पहले तुम्हारी फसल तैयार होगी। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। इतनी जल्दी? लेकिन एक शर्त भी है। साधु महाराज ने कहा है, जब तुम्हारा समय अच्छा हो जाए तब उन लोगों की मदद करना जो जमींदार के कर्ज में दबे हुए हैं। गोलू, तू मेरा सच्चा मित्र निकला। चल, हम दोनों मिलकर अच्छे से फसल बोएंगे। अगले ही दिन चंदन, अमृता और गोलू ने मिलकर खेत जोता, बीज बोया और आकाश की ओर देखकर मेहनत का वादा किया। कुछ ही दिनों में चंदन के खेत में ऐसी फसल लहराई जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव वाले चकित रह गए। अरे देखो रे, चंदन के खेत में तो जैसे सोना लहरा रहा है। हमारी फसल तो अभी जमी भी नहीं है और इसकी तो तैयार भी हो गई। और उसकी बीवी अमृता, जो महीनों बीमार थी, अब रोज खेत में काम करती है। ये तो चमत्कार है। कुछ ही दिनों में चंदन की किस्मत बदल गई। उसकी चमत्कारी फसल ने उसे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। बाजारों में उसके नाम की चर्चा फैल गई। चंदन जपो, राम नाम बन गया तू धनवान। जो सोचा था वो हो गया सच। हाँ, सच तो हो गया, लेकिन अब बारी है वादा निभाने की। हाँ मित्र, अब उन सब की मदद करनी है जो जमींदार के कर्ज में दबे हुए हैं। चलो, आज से ही शुरुआत करते हैं। हाँ, सच तो हो गया, लेकिन अब बारी है वादा निभाने की। उन सब की मदद करने की जो जमींदार के कर्ज में डूबे हैं। बिल्कुल, चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने गांव के बिंदे सर का खेत छुड़ाते हैं। चंदन और गोलू ने अपने मुनाफे को एकत्र किया और एक एक करके गांव वालों के कर्ज चुकाने लगे। बिंदेसर, भोलू, रज्जो, सभी ने अपनी जमीन वापस पा ली। चंदन भैया, आपने तो हमें नया जीवन दे दिया। सच कहें तो आप भगवान के रूप हैं। गांव में खुशी लौटने लगी थी, लेकिन जमींदार के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी। उसने गुस्से में अपने खास आदमी भीमा को बुलाया। ए भीमा, देख रहा है ना क्या हो रहा है? हाँ मालिक, वो चंदन हर किसी का कर्ज चुका रहा है। अगर यही चलता रहा तो मेरी जमींदारी, मेरा दबदबा सब खत्म हो जाएगा। आप बस आज्ञा दीजिए मालिक, कल ही उसका खेल खत्म कर दूंगा। खेत में ही काम तमाम कर दूंगा, सबके सामने।
ताकि बाकी लोग डर जाएं। जा, चंदन को मिटा दे और ऐसा मारना कि खून जमीन पर गिरे, लोगों के दिल में खौफ भर जाए। अगली सुबह का सूरज तो निकला था, लेकिन वातावरण में तूफान से पहले जैसी खामोशी थी। चंदन खेत में फसलों को देख रहा था। बीज अब सोने जैसे चमक रहे थे। अरे गोलू, देख तो, इस बार की फसल तो जैसे गीत गा रही हो। तुम्हारे हाथ की छुअन में जादू है। अचानक गोलू सतर्क हो गया। उसने किसी आहट की हल्की भनक पाली थी। तभी मीनदार और भीमा खेत में आ पहुंचे। भीमा के हाथ में एक लंबा भाला था। चंदन झुका हुआ था। भीमा ने झपट कर भाला चंदन की ओर फेंका, लेकिन तभी एक छलांग, एक चीख और एक वार चंदन पर नहीं, गोलू पर। गोलू, नहीं नहीं, ये तुमने क्या किया? मित्रता का मतलब सिर्फ साथ देना नहीं होता, कभी कभी बलिदान देना भी होता है। तुम्हारे लिए जान देना मेरा सौभाग्य है, क्योंकि तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हारा। गोलू की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। चंदन की आंखों में आंसू थे और दिल में आग। अरे ये क्या? इस मूर्ख तोते ने तो चंदन पर लगने वाला वार अपने ऊपर ले लिया। हाँ मालिक, आपने सही देखा, मगर अभी चंदन जिंदा है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर जमींदार ने गोलू की ओर देखा और बोला, अरे तू तोता होकर इंसानों की तरह बोलने लगा, इंसानों की तरह रहने लगा, पर चतुराई नहीं सीख पाया। तुझे क्या जरूरत थी अपने ऊपर वार लेने की? क्या जरूरत थी ये मूर्खता भरा बलिदान देने की? तेरे इस कदम ने मेरे सारे की कराए पर पानी फेर दिया। जैसे ही चंदन की ओर बढ़ता है, तभी एक तेज आवाज गूंजती है। जिसने निर्दोष की जान ली, उसका पाप अब उससे बदला मांगेगा। जमींदार और भीमा, तुम दोनों ने बहुत बड़ा अधर्म किया है। तुम समाज के लिए खतरा हो। अब इस संसार में तुम्हारा स्थान नहीं। जैसे ही साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली, वे सीधी जाकर जमींदार और भीमा के शरीर पर पड़ी। अगले ही पल दोनों की देह में आग लग गई और कुछ ही क्षणों में वे जलकर राख हो गए। गांव वाले स्तब्ध थे। तुम्हारा और गोलू का साथ यहीं तक लिखा था, चंदन। लेकिन महाराज, भीमा ने मुझ पर वार किया था और गोलू, उसने तो मेरे लिए अपनी जान दे दी। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा साथी था। वो कोई साधारण तोता नहीं था, एवदूत था। तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा गया था। अब उसका कार्य पूर्ण हुआ। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में लिपटकर वहां से अदृश्य हो गया। गांव वाले गोलू के बलिदान की सराहना करने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई एक सपना लेकर आया हूँ। हिंदी में ऐसी कहानियां सुनाने का जो दिल को छू जाए और कुछ सिखा जाए। अगर आपको सच्ची मेहनत और नैतिक कहानियां पसंद हैं, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। आपके साथ से मेरा 1000 सब्सक्राइब का सपना पूरा हो सकता है।